ने वो ब्रिज बनाओ या रास्ता बनाओ, जहां से कमीशन मिलनी है वो धंधा करो। कमीशन की बातें, करप्शन की बातें आपको जेब नहीं देती। जब आप बातें करते हैं लोग हंसते हैं। चौधरी निसार की मां पे पाकिस्तान नहीं चलेगा। आपकी क्योंकि अपनी गंदगी नहीं साफ होती तो कराची की गंदगी क्या साफ कराएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है तलवारें निकालकर मैदान में आ गए हैं। जरदारी साहब और बिलावल पंजाब का रुख कर रहे हैं, जबकि मियां साहब ने सिंध का रुख कर लिया है। वहां जाकर जो बयानबाजी हुई वो भी आपने सुनी। एक दूसरे पर इल्जाम, कोई किकबैक्स और कमिश्नर लेने का इल्जाम, आरओ के इलेक्शन का इल्जाम, कमिश्नरों का इल्जाम। ये सब पाकिस्तान की सियासत में कोई नया नहीं है, बड़ी पुरानी बात है ये सारी, जो हम सुनते आए हैं बहुत अरसे से। यही सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रही हैं। लगता है इलेक्शन का साल आ गया है, इलेक्शन में फिर यही नारे लगेंगे, फिर हुकूमतें बनेंगी, फिर एक दूसरे के भाई भाई बनेंगे और हमारा मुल्क मजीद तरक्की की राह पर गामजन होगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मौलवी साहब हैदराबाद से हमारे साथ हैं, जहां मियाँ साहब आज गए हुए थे। अच्छी खासी ख्वाजा साद रफीक साहब ने और मियाँ साहब ने सुनाई वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से, सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ लाहौर से, रसद रहमान साहब मेंबर कौमी असेंबली है मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। सबसे पहले चांडियो साहब से आगाज करता हूं। चांडियो साहब ने जी लगता है मैं तबले जंग बच चुका है और इस दफा कम अज कम जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो पीपल्स पार्टी लग रही। माफी चाहता हूं, जो मियां साहब उनका टारगेट है वो आपकी जमात है और आपका टारगेट भी उनकी जमात है। काशिफ भाई, हमने कभी भी इस किस्म की सियासत नहीं की। ये जब भी इलेक्शन के करीब आती है या वो अपने इलाकों में जाते हैं तो वो जो पुरानी रिवायती दुश्मनी है उसको वो हवा देते हैं। आप देखें 2 साल पहले लाहौर में इज्तिमा हुए, उन्होंने गालियां दी। वो पीपल्स पार्टी के आए उनके खानदानों तक चले जाते हैं। हम गाली नहीं देते, हम मियाँ साहब को ऐसा कोई बुरा भला नहीं कहते, सियासी तनकीद करते हैं। आज वो इंतखाबात के सिलसिले में हैदराबाद के तूफानी दौरे पे आए और बहुत कुछ कह के गए हैं। अब जब आप बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। हमारी उनसे रिवायती दुश्मनी सियासी है, हम उनके खानदानों पे नहीं बोलते, हम उनकी जात पे नहीं बोलते। हमने कभी वज़ीर-ए-आज़म के वज़रात आज़मा को का इनकार नहीं किया। वो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो चेहरा इलाकाई ना दिखाएं, वफाकी चेहरा दिखाएं। ये इलाकाई वज़ीर-ए-आज़म है, एक इलाकाई पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म है। पंजाब के भी मखसूस इलाके के, मखसूस लोगों के, मखसूस सोच के वज़ीर-ए-आज़म है। यहाँ आए क्या कह के गए? वज़ीर-ए-आज़म के लिए 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ के ऐलानात करना कौन से अचंभे की बात है? आप सिंध के बुनियादी मसाइल क्या करके कह गए? आप NFC अवार्ड का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने पानी पे तहफ़्फ़ुज़ात है उनकी बात क्यों नहीं की? आपने बड़े बड़े मंसूबों को रिजेक्ट किया, हमारे वो क्यों नहीं किया? हमें मर्दमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप सिंध में तरक्याती हवाले स्कीमों के हवाले से जो आपका किरदार है उसमें आप क्या करते हैं? आप हमारे सिंध के वज़ीर आला बार बार एहतजाज करते हैं, आप उन पर तवज्जो क्यों नहीं देते? बुनियादी बातें करते नहीं है। आए हैं 40 करोड़ 50 करोड़, ये चांडियो साहब पहले जरा अगर इजाजत दें पहले जरदारी साहब की बात सुन लेते हैं सारे। जरदारी साहब ने पिछले चंद दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या कहा है? आप कहते हैं हम जातियात पे नहीं जाते, जातियात तो नहीं, लेकिन सियासी तनकीद तो आप भी कर रहे हैं। जाहिर है आपको भी फुटहोल्ड चाहिए। साईं, पंजाब में फुटहोल्ड आपको भी चाहिए, पंजाब की पॉलिटिक्स आपने भी करनी है और आपकी पंजाब की पार्टी का मसला ये है, वो कहता है जब तक आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सियासत नहीं करेंगे सियासत नहीं होगी। सुनिए जरदारी साहब ने क्या क्या कहा। मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया नहीं है। बीबी साहिबा ने एक दफा कहा था कि ये इसमें क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है और हमारे फेवर में तक कभी जाता नहीं है। पूरा पंजाब लेंगे, पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता इस तरह है। बुटो दे नारे वजन गए तो पेटू सारे नच गए भजन गए। चांडिया साहब वो पंजाब बनाने की बात कर रहे हैं, क्या मैं वाडा साहब से शुरू कर? वाडा साहब को सिंध बन गया, कराची सिंध उसमें बेहतरी आई है हालात में, रोडें बन गई हो, कुछ बना दिया हो जिसको कहते हैं लाड़काना को बहुत बड़ी चीज बन गई हो, लियारी की सड़कें बन गई हो, क्या वाकई इसमें है तब्दीली आपको नजर आई?
शुक्रिया काशिफ साहब। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जरा पेन और पेपर पकड़ लें सर। देखिए सर, सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, ये तो सारी मुनाफकत है कि आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई है और वही आवाम को बेवकूफ बनाने की साजिश हो रही है। लेकिन आप शुरू करें सर यहां से कि मियां साहब जो है वो गधों पे पैसे लेकर पहुंच गए, दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन कर ली उन्होंने, और उस करप्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए मुल्क के। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे बड़ा नाम आया, जिनके खानदान ने वेरीफाई किया, जिसने हमारा नाम यूज किया है, वो इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब। उसके बाद आपने हकानी साहब के बयान सुनने का, गद्दार उनको कह दिया। वो एम्बेसडर जब पाकिस्तान के बने तो पूरे पाकिस्तान सो रहा था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन की बारी आई, वो 79 झंडा जला रहा है। कराची की शॉट्स चल रही थी स्क्रीन पर, जस्ट मैं सिर्फ लोगों के लिए कि कराची के शॉट्स चल रहे थे जो सर। जी काशिफ साहब, एक मिनट, ये दास्तान सुननी पड़ेगी आपको, 1 मिनट की। अल्ताफ हुसैन साहब गले काट रहे थे, पठानों को मार रहे थे, हड़तालें कर रहे थे। उस वक्त भी वक्त जरूरत अल्ताफ हुसैन साहब सबसे जबरदस्त लीडर थे, उनको भी मुशर्रफ साहब ने बड़ा इंपावर किया। उसके बाद एनआरओ जिन्होंने लिया, उनको आपने गालियां दी। एनआरओ जिन्होंने दिया उनको कोई पूछने वाला आज तक नहीं है, उनका एहतसाब नहीं होगा कि उन्होंने एनआरओ किस खाते में पाकिस्तान के ऊपर दे दिया। बहुत बड़े वसी मुफादात पाकिस्तान के ऊपर रखकर ARY ने PTV से अपने राइट्स ले लिए, उस PTV के बंदे को फारिग कर दिया। काशिफ अब्बासी साहब अरशद शरीफ साहब के खून के प्यासे, क्योंकि वो कागजात बता रहे पनामा के, हमने सारे कागजात जमा करा दिए, गधों की दास्तान पीछे कर दी, कतरी शहजादा जो उनका बाप था उनको पीछे कर दिया। एडमिशन कर ली उन्होंने। गधों पे पैसे लेके गए थे सर, हम गधों पे पैसे लेके गए थे सर, हम गधों पे पैसे लेके गए थे। हम मनी ट्रेल की जरूरत नहीं है, बैंकों से हम पैसे नहीं देते, फिर भी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। शलजीर इनाम मेमन साहब अपनी मर्जी से इस मुल्क से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल देते हैं। जब वो आने वाले होते हैं उनका नैब में केस बन जाता है, भाई किस खाते में बन जाता है, फिर वो लेके आते हैं कोर्ट के कागजात, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ये बताते हैं कौम को कि अगर हमारे खिलाफ डिसीजन आया मियां साहब तो हम इस तरह कोर्ट के डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक देंगे, धजिया उड़ा देंगे। उसके बाद आप उसामा बिन लादेन की कहानी करें, उसकी रिपोर्ट फारिग कर दी। आपने 14 लाशें गिराई, उसकी रिपोर्ट फारिग कर दी। उसके बाद अभी आपने डॉन लीग्स के पीछे आप पड़ गए जी। डॉन लीग्स में कोर कमांडर साहब ने कहा सबने कि पाकिस्तान की सालवियत का मसला है, वो पी गए आप डॉन को बंद करने के चक्कर में। भाई डॉन ने तो खबर सारी की है, जिसने जो खबरी था उसको पकड़ने का तैयार नहीं है। बेटी जो है वो जब जाती है तो स्पीकर साहब दरवाजा खोल के पर्सनल नौकरी दिखाते हैं। नैब का जो चेयरमैन है वो कहता है जी मैं अपील में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं। तो सर जब सारे के सारे नौकर हैं और आप मुझे बताएं सारे के सारे पर्सनल मुलाजिम हैं, तो कौम की दूती हुई दौलत या रेट ऑफ द गवर्नमेंट, और आज उनको सिंध याद आ गया है नवाज शरीफ साहब को कि जरदारी साहब ने सिंध में ये नहीं किया। भाई करप्शन के इश्यूज है, गवर्नेंस के इशू है, पीपल्स पार्टी को कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप आई हेट टू से दिस, नफरत आ रही मुझे बात बोलते हैं, लेकिन मुझे ठीक बात करनी होगी कि आज पीपल्स पार्टी ही रह गई है पाकिस्तान का मसला। आपने भुट्टो साहब को लटका दिया, बीबी को शहीद कर दिया, 2 बेटे 2 भाई उनके मार दिए, जरदारी साहब को 11 साल की जेल कर दी, सब कुछ तो आपने क्या कर लिया है। आपकी दूध की नहरें पंजाब में बह रही है, नवाज शरीफ साहब की पूरी काबीना साफ सुथरी है। आपको मुझे देख के सुन के लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही निशाना वैसे तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन का भी और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन का भी। आपने बहुत सारी बातें की। हम काशिफ साहब जेब कतरों की जरूर बात करेंगे, उनको सजा देने की बात करेंगे, लेकिन मुल्क के डाकुओं को तो पकड़ने की बात करें। आप ये देखें कि सर मुल्क के डाकुओं के ऊपर क्या हो रहा है। मुल्क के डाकू मुल्क के हुक्मरान है। ये 65 साल से इस मुल्क की कहानी चल रही है। जो निकल जाता है उसको हम गद्दार कहते हैं, उसको गाली देते हैं, फिर उसको इलेक्शन में लाके सर पे बिठा देते हैं। ठीक, असद रहमान साहब मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून के। आप ये सुन रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून और मियां साहब पर जो इल्जामात की बौछार है, इसमें से बहुत से इल्जामात के नहीं, सिंध में मियां साहब ये अब एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि सुन ले साहब सवाल मेरा भी इसमें ऐड होने दें। मियां साहब एक्टिवेट हो गए हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, पनामा लीग का फैसला आ रहा है। मुझे लगता है सारों को समझ आ रही है कि शायद इलेक्शन को जल्दी अनाउंस करना पड़ जाए। देखो जी, पनामा लीग का फैसला जब आएगा जो आएगा, वो गालिब का एक शेर है, ये वादा साहब के लिए मैं पढ़ देता हूँ। एक मरने पे मौकूफ हो जिनकी उम्मीद नाउमीदी उनकी देखा जाइए। इनकी सिर्फ उम्मीद ये है, ये समझते हैं कि अवाम में इनको मुस्तरद कर दिया है, इनकी अवाम में कुछ पोजीशन नहीं है। ये अब खैबर पख्तूनख्वा भी बुरी तरह इलेक्शन हारेंगे, इनकी वहाँ कारकर्दगी कोई नहीं है। इनके झूठे दावे जो है उसकी कल ही जाके देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है। तो सारी दुनिया बात की है कि पंजाब के हालात
पाकिस्तान के तमाम सूबों के हालात से बेहतर है। पंजाब की हुकूमत सब सूबों के हालात से बेहतर हुकूमत चला रही है। ये सब इनकी मायूसी की वजह से अब इनको एक ही उम्मीद है कि कहीं पनामा लीक की वजह से वो डिस्क्वालीफाई। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि फैसला चंद दिन में आने वाला है और इनको पता चल जाएगा कि वो फैसला क्या आता है। सही इलेक्शन की तैयारी हो रही है। वैसे इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला शायद नहीं आएगा। ये कानून नहीं समझते, मुझे कानून की कुछ समझ है सर। लेकिन ये बताएं कि ये एकदम इलेक्शन की तैयारी क्यों शुरू हो गई सदरमान साहब? मुझे उम्मीद नहीं पूरी होगी। बाकी ये है कि सारी दुनिया, वफाक जो है वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो अब इतने छोटे लेवल पे नहीं आ सकते। लेकिन इलेक्शन चूंकि नजदीक है, इलेक्शन का नजदीक का मतलब नहीं कि पनामा लीग के फैसले की वजह से इलेक्शन आ जाएगा। इलेक्शन 2018 में ड्यू है और वो उसमें तकरीबन 1 साल रह गया। अब तमाम जमातों के कायदीन और जमातों को हक हासिल है कि वो अवाम इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन की तैयारी आखिरी साल में तकरीबन शुरू हो जाती है। इसलिए जो जरदारी साहब वो पंजाब में आ गए हैं, लेकिन मैं उनके लिए यही कहता हूं कि जो कुछ उनकी कारकर्दगी थी 2008 से 2013 तक सारे पाकिस्तान में, जो इस वक्त उनकी कारकर्दगी है, पिछले दिनों में जो भी सर्वे है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बदतरीन सूबाई हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत है। इनका कराची का कचरा तो इनसे उठाया नहीं जाता और इनसे कोई मसला हल नहीं हो रहा सिंध का। और इस वक्त मैं इनको बता देना चाहता हूँ चांदिया साहब को, ये सिंध में भी सिर्फ चंद अजला की नहीं, चंद वडेरों की बात ही रह गई है। इंशाअल्लाह ताला इनको खतरा है कि ये जरदारी साहब तो पंजाब में आएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। उनका जो उन्होंने बड़ा जुलूस निकाले कोई चीज बिलावल साहब ने लाहौर से, तो उनको पता होना चाहिए कि इतने आदमी तो काउंसिलर के जुलूस में चले जाते हैं। इनके पास पंजाब में कुछ भी नहीं है। इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं पिछले ज़िमनी इंतखाबात में, इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चले सर, वो तो इलेक्शन फैसला करेगा। मैं एक ब्रेक के बाद चांडियो साहब जरा मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल है चांडियो साहब जरा जवाब देंगे सारे का। लेकिन एक चीज जिसमें ब्रेक आने से पहले मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, शरजील मेमन साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं हमारे, जब गए अपने हल्के हैदराबाद में तो उनको सोने का ताज पहनाया गया। इसी तरह हामिद सईद काजमी साहब जब अपने हल्के में गए तो हामिद सईद काजमी साहब का भी बड़ा वेलकम किया गया, जिसको जरदारी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। अगर फुल स्क्रीन में दिखाएं, मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाह रहा था प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान है। शरजील मेमन साहब बेशक उनके ऊपर इल्जाम गलत हो, शायद वो कहते हैं कि मेरे पे सारे इल्जाम गलत हैं, इसका फैसला भी होना बाकी है कि इल्जाम गलत हैं। हामिद सईद काजमी साहब हैं, उन पर भी इल्जाम बहुत संगीन नौइयत के थे, लेकिन जब अपने हल्कों में जाते हैं किस तरह हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इन पर इल्जाम करप्शन के, ये याद रखिएगा। एक अजीब मंतक है इस मुल्क की, मैं ख्याल हमने इसको काबिल कबूल समझ ही लिया है कि ये हमारे लिए काबिल कबूल है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन चांडियो साहब कुछ मैं जवाब देना चाहते हैं सदरमान साहब का। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आएंगे। तो ये जो माहौल बनना शुरू हो गया, एक दूसरे पर इल्जामात हैं, क्या वजह है कि जब 3-3.5 साल की हुकूमत चल रही होती है, जब जरदारी साहब 5 साल हुकूमत में रहे तो कोई एहतसाब नहीं हुआ, मियाँ साहब 3.5 साल हुकूमत में रहे, कोई एहतसाब नहीं हुआ। अब ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं जी कमीशन और किकबैक की बातें आप ना करें साहब, अगर इन्होंने लिए हैं तो इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं किसी ने। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मियां साहब का सिंध का दौरा और सिंध में उन्होंने मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर तनकीद की, वहीं से जरदारी साहब पंजाब आ गए हैं और ऐसा लगता है क्रॉस फायर शुरू है। बड़ा फ्रेंडली सा क्रॉस फायर इसलिए लगता है क्योंकि 3-3.5 साल की खामोशी होती है, जब इलेक्शन का वक्त आता है एक दूसरे पर बड़ी तनकीद करते हैं चांडियो साहब। ये मैं पहले आपके पास आने से पहले मेरे पास सलीम बुखारी साहब मौजूद है, मैं जरा उनसे शुरू करूंगा। बुखारी साहब, आप ये दोनों साइडों से फायरिंग देख रहे हैं, ये वो फ्रेंडली फायर है कि इलेक्शन आ गया तो जरा इलेक्शन करना पैन माइंड ना करना, जरा सानू इलेक्शन लड़ लें दो, इलेक्शन तो बाद तुसी अपने कार खुश, असी अपने कार खुश। बहुत शुक्रिया आपका, आपको याद आ गया कि मैं भी पैनल पे बैठा हुआ हूं आपकी लाइट चली गई थी। आपने इस वक्त जो बात की है वो मेरे ख्याल से आज के आपके प्रोग्राम की अल्टीमेटली जिस्ट बनेगी। ये फ्रेंडली फायर है, ये मुकमका 2005 से शुरू हुआ है खुदा के वास्ते। उसके बाद आप देखें दोनों टेन्योर्स में, उनके टेन्योर में इनके केसेस खत्म हुए, इनके टेन्योर में उनके केसेस खत्म हुए, ये रियलिटीज़ हैं। उसके बाद आ जाएं आप ये पनामा के हवाले से जो शोरो गागा पहले एतजाज हसन खुर्शीद शाह साहब वगैरह ने उठाया था, वो किधर है अब, कहाँ गया वो? फिर वो जाती उम्र जो जा रहे थे कब्जा करने के लिए नवाज शरीफ की स्टेट के ऊपर, किसने हुक्म दिया था कि वापस आ जाएंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है, खबरदार कोई गया वहाँ।
तो ये बिल्कुल आपने अल्टीमेट बात कह दी है, इट्स ए फ्रेंडली फायर। इसलिए कि आप ये देखें कितने कितने खौफनाक इश्यूज से तवज्जो हट गई है। इस वक्त आपस में जो कबड्डी चल रही है ये फोकस्ड है, बाकी सारे इश्यूज डेड हो गए हैं। तो ये मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये फ्रेंडली फायर अनकरीब जब इलेक्शंस होंगे, चाहे वो पहले हों 2017 में या अपने वक्त पे हों, ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तरीके इंसाफ इनका फोकस होगा, उसके खिलाफ ये दे विल जॉइन हैंड्स, और जहां जहां उनकी कंसंट्रेशन है या जहां जहां ये समझते हैं कि उनका जोर है, वहां वहां या एक दूसरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ऊपर नेशनल असेंबली को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, नीचे 2 MP नून के आएंगे और वाइसा वर्सा। ये होने जा रहा है। इसके बारे में मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा अर्ज कर चुका हूं, आप मेरी बात समझते नहीं है। आप ये देखिए ये अचानक कैसे फैसला हुआ कि सिंध के अंदर नून लीग जो है उसको यानी स्पेस देनी चाहिए, उसको स्पेस दी जा रही है बाकायदा, और इसी तरह से पंजाब के अंदर वो आके बैठ गए हैं। ये सब रेटरिक है, ये जो कुछ हो रहा है आप देख लीजिए बयानबाजी की हद तक आप कह रहे हैं पे पहुंच के खत्म होगा। काशिफ अब्बासी, मैं आपसे वादा करता हूं उस प्रोग्राम में मुझे आप बुलाइएगा, मैं आपको बैठ के याद दिला दूंगा, देख लें क्या हो सर। आप मेरी बात सुने, हम एक दूसरे को वैसे ही याद कराते रहते हैं। ये बात बार बार पूछी जाती थी जब इत्तेजाज अहसन साहब कहते थे जनाब हम यहाँ पर, और कायरा साहब नहीं पीछे हटेंगे। चांडिया साहब भी, मैं माफी चाहता हूँ, चांडिया साहब भी उसी ब्रिगेड का हिस्सा है जो चाहते थे सियासत हो, लेकिन फिर जरदारी साहब ने आके सारों की बागें पीछे खींच ली। चांडिया साहब फ्रेंडली फायर कहते हैं, ये फ्रेंडली फायर है। जाहिर है दोनों को स्पेस चाहिए, आपको पंजाब में स्पेस चाहिए, मियां साहब सिंध में पॉलिटिक्स करना चाहते हो। मैंने कहा था ना, पंजाबी में कहा था, उर्दू में कह देता हूं। अगर आप इजाजत दें, एक जुमला सिर्फ अर्ज करें। जनाब मैं एक देखिए, मैंने आपके प्रोग्रामों में कहा, आपने भी मुझे कंडेम किया। मैंने कहा था कि देखिए अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा आसिफ जरदारी के पास थी, उन्हीं के पास रहेगी। 50 दफा हमने सुना चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं वो बाइख्तियार हो गए, सारे फैसले वो करेंगे, फुफ्फी पीछे हट गई। वो देख लीजिए अल्टीमेटली क्या हुआ है। आके अब आसिफ अली जरदारी साहब के पास अल्टीमेट कमांड है। बिलावल साहब कहाँ है वो आप भी ढूंढिए, चांडिया साहब से भी पूछ लें। मैं ख्याल है इस्लामाबाद में, मैं पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद तशरीफ ले आए हैं वो, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, पर्दा स्क्रीन पे इस वक्त जरदारी साहब छाए हुए हैं। चांडिया साहब, बुखारी साहब, अब मैं सवाल सुन ले, सवाल के बाद बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब लूंगा सर। वो मैंने पंजाबी में कहा था, उन्होंने कहा माइंड ना कीजिएगा, दोनों ने एक दूसरे को कहा होगा सर सियासत भी करनी है, अगला इलेक्शन भी लड़ना है, कुछ सख्त बातें भी करनी पड़ेंगी। ज़ाहिर ऑपोजिशन या हुकूमत कर जिसने भी जिसको चैलेंज करना, तो मियाँ साहब ने सिंध में आके शुरू कर दिया, जरदारी साहब ने पंजाब में आके शुरू कर दिया। अब छोटा सा एक ट्रेलर आपके लिए कि मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है आपके बारे में सिंध में जाके, जरा ये सुन लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून में कोई शर्जील मेमन जैसा बंदा नहीं बैठा, डाकू जिसके घर के बेड के अंदर 5 अरब रुपया मिले, वो हमारे अंदर नहीं है। लिहाजा जरदारी साहब चश्मा उतार के शीशे में देखेंगे, आप ही को नजर आएंगे, क्योंकि आप लोग करप्शन के डबल शाह हो। आप भी इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि 2 साल अगर इतने आप साफ थे, पवित्र थे, तो 2 साल आप कहां गायब रहे? मतलब सोचने में और सफाई पेश करने में इनको 2 साल लगा। हीरो वो बना हुआ है, हर जगह इल्जामात मुझ पे लगाते हैं, अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं कराची जाता हूं तो जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। कराची जाता हूं तो धूल ही धूल उड़ती है। सरदारियों की हुक्मरानी सिंध ने देखी है। इस हुक्मरानी ने सिंध को खंडर बना दिया है। हर तरफ कचरे के ढेर, टूटी हुई सड़कें, उड़ती हुई धूल, तबाहाल अस्पताल, बर्बाद तालीमी अदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं। अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब का जी ये करप्शन का इल्जाम और कमीशन और किकबैक्स का पहले लगा चुके, वो पहले सुना चुका चांडियो साहब। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कुछ बात की है, जरा थोड़ा सा सुन ले। जरा मैं चाहता हूं आप भरा जवाब दें, सारा सुन लें। आज आपकी तरफ पिछले 2 दिनों में क्या तोपें आई हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा जी? आपका सूबा, आप आए फिर पंजाब में, बार बार आए, दिन रात आए और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे और ये $60 मिलियन मैं वापस ले आया हूं और कौम के हवाले कर रहा हूं और कौम से माफी मांगता हूं। फिर कौम को फैसला करने दें कि बस 2018 के इलेक्शन में कौम आपको माफ करती है।
जी, मशवरा उनका यह है कि आप माफी मांगे कि आइंदा करप्शन नहीं करेंगे, $60 मिलियन वापस लेकर आए। अब उसमें एक छोटी सी चीज में ऐड कर दूं, अभी थोड़ा सा रह गया, थोड़ी तारीख भी है इस सारे बयानबाजी की। यही दोनों मियां साहिबान पहले 2013 के इलेक्शन से पहले क्या क्या कहा करते थे, जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि वो क्या स्विस अकाउंट्स के $60 मिलियन के बारे में कहा जाता है। जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के दौर के बाद कहें कि ठीक है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस नहीं आते। जरदारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। रेंटल पावर में पाकिस्तान के अरबों रुपए ये लोग खा गए हैं, अरबों रुपए खा गए, हाजियों का पैसा नहीं छोड़ा। कभी किसी के बेटे का नाम आ रहा है, कभी किसी के कजन का नाम आ रहा है। करप्शन मैंने कभी देखी। पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुम्हारे कौम की बहाली करेंगे। जी, ये बहुत कुछ है चांडियो साहब, लेकिन फिर इन्होंने हुकूमत बनते ही माफी भी मांग ली थी। ये भी सुन ले, माफी भी मांग चुके हैं ये जरदारी साहब से। वो क्या वाकया था, जरा सुन ले। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी, रिकॉर्ड में जो मैंने माजत कर ली हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजत कर लूं, फिर कर लेता हूं। आप यही चाहते थे ना? ये इसीलिए कहते हैं ये फ्रेंडली फायर है चांडियो साहब। माफिया मांग लेते हैं जब हुकूमतें आती हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, फिर वही कहानी शुरू, वही रिकॉर्ड पुराना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं काशिफ भाई, आप मेरे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं। अब इतना सारा आपने बोझ मेरे पे डाला है, टाइम देंगे 2 मिनट, जी सुने, जवाब देने मुझे 2 घंटों के, कैसे मुमकिन है? देखिए, बुखारी साहब से तो मैं नहीं बोल सकता, वो मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर है, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उनको हक पहुंचता है, तज्जिया करना चाहते हैं, जो आप चाहें आप तज्जिया करें, मैं आप पे बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हाथ जोड़ के कह रहा हूं, गुज़िश्ता 5-7 साल इस मुल्क के अहम तज्जियाकारों ने जो भी तज्जिए किए, उनमें से एक भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत आज जा रही है, मियाँ साहब कल जा रहे हैं, जरदारी साहब कल जा रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं हो तो देख लेना पहले कमांडर इन चीफ के लिए ये न कर देंगे, ये न। दोनों कमांडर इन चीफ इज्जत और एहतराम के साथ बड़ी मोहब्बतें लेके चले गए। आपका तज्जिया करना हक पर, मैं आप पे नहीं बात कर सकता, मेरी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अब रहा सवाल, आपने ख्वाजा साद रफीक की बात की है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, वो यहाँ कर बड़े तेज़ तरार होकर उन्होंने बातें की हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। शहबाज शरीफ से भी बात की। ख्वाजा साद रफीक साहब सियासी लिहाज से बेहतर है, जमहूरी तरीके सोच रखते हैं, लेकिन उनके रूह में पीपल्स पार्टी की दुश्मनी भरी हुई है, उनकी रूहानी दुश्मनी है पीपल्स पार्टी की। मैं उस दुश्मनी पे बात नहीं करता, मुझे पता है उसका, वो अच्छे हैं। पनामा को क्यों नहीं डिफेंड करते? पनामा पे इतना साल बात हुई, सारे वज़रा आए, ख्वाजा साद रफीक क्यों नहीं डिफेंड करने आए? क्यों नहीं अपने वज़ीर मोहतरम और मुकर्रम साफ गो शरीफुल नफ्स वज़ीर आज़म को डिफेंड करने आए? क्यों नहीं आए? इतनी उनके बच्चों का, उनके ये कह रहे हैं चौधरी साहब, हमारे वज़ीर आला मियाँ साहब भी कह रहे हैं, बड़े मियाँ साहब, कि उनके बड़े बेटों के नाम, आपकी तो बेटी का नाम आ गया है, आपके दोनों साहबजादों के बयानात आ गए। क्या कह रहे हैं? तकब्बुर ने आपको मुंह की खिला दी है, तकब्बुर आपके सामने खड़ा हो चुका है। जो जो इल्जाम आपने लगाए वो आपके सामने है, आपके बच्चों के भी नाम है, आपकी साहबजादी का भी नाम है। आप कितनी भी जान छुड़ाएं, पहले अपनी साहबजादी को साफ करें। पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, उनके अपने बयानात, अदलिया का आपने और वजीरों के बयानात भी चलाए। आपने एक, मैं उनको कुछ नहीं कहता, चले छोड़ दें, उनको जो चाहे कह रहे हैं। आबिद शेर अली साहब, मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो लोग जवान है, अच्छे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जो चाहे हक पहुँचता है। जब चाहे सूबों को गालियाँ देते, छोटी कौमों को चोर चोर कहते हैं, वो एक तस्बी जहन के आदमी है, मैं उन पर बात नहीं करता। उनको सिर्फ एक कहता हूँ, आबिद शेर अली साहब, आपके बखिए तो राणा सनाउल्लाह ने उधेड़ दिए है। आपके वालिद बुजुर्गवार पर, आप पर जो राणा सनाउल्लाह ने बातें की है, करप्शन की, बेईमानियां की, आपको पहले क्या था, अब क्या था? आप राणा सनाउल्लाह को जवाब दें, आपकी हुकूमत के वजीर में आप पे बात नहीं कर सकता। ठीक, आगे असदुर्रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा ये जो आपने नुकात उठाए जरा मैं उधर ले जाऊं ना। अभी आप ठहरे तो सही ना, ठहरे तो सही। शहबाज शरीफ से पूछे सर, आप पूछते ना 5 साल क्यों नहीं पूछा ये सब आपने? सुन तो ले राणा, उनसे भी पूछे शहबाज शरीफ से, ये जो आप हबीब जालिब पढ़ते फिर रहे थे, अब हबीब जालिब का क्या हुआ? ये जो सीना ठोक रहे थे वो क्या हुआ? वो जो घसीट रहे थे वो क्या हुआ?
वो जो पक्षी जल रहे थे उसका क्या हुआ? आप भी तो जवाब दें। मियां साहब, मैं आपसे पूछता हूं, बड़े मियां साहब से जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, अपने सामने उनके खिलाफ गुस्ताखाना ज़बान बर्दाश्त किसी के नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछता हूं, ये 40-50 करोड़ कोई अजूबा है आपके लिए अनाउंस करना? आप एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं देते? सिंध के जिंदगी मौत का मसला है, आप क्यों गैर आईनी काम कर रहे हैं? मेरे वजीर आला बार बार एहतजाज करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आप बताएं, केटी बंदर की स्कीम को क्यों खत्म किया? आप बताएं, इंटस हाईवे को लेट क्यों किया? आप बताएं, कोयले के जो बिजली पैदा करवाने के लिए। ठीक सर, मैं जरा एक सेकंड आपका जवाब मेरा ख्याल आ गया और अब आपकी वो शुरू हो गई है। लेकिन ये सारी पिछले 5 साल में हुकूमतें निकल गई सारी। असदुर्रहमान साहब सवाल देंगे। असदुर्रहमान साहब, क्या ऐसे ही सब निकल जाएगा? ये वो आपसे सवाल पूछेंगे पैनमा का, आप पूछेंगे $60 मिलियन का। ये पाकिस्तान को आपने डुगडुगी के पीछे लगाया हुआ, सारे इसी तरह काम करेंगे, इसी कीमत पे सारे काम करेंगे, इसी तनख्वाह। देखिए जी बासी साहब, पनामा का मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आ जाएगा। लेकिन जहां तक $60 मिलियन का है, सबको पता कि एनआरओ के तहत क्या हुआ था, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खत लो, वो केस जहां किस तरह खत्म करवाया गया, मतलब जस्टिस कयूम साहब ने जो कुछ किया, उसके बाद जो उस केस को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, आपके कहने पे नहीं आने दिया गया, आपके टेलीफोन पे फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पनामा। नहीं, आपके कहने नहीं, ऐसे न करें, ऐसे ना। जस्टिस कयूम ने आपके कहने पे बीबी को सजा दी। जस्टिस कयूम आपका मुलाजिम था, उसने आपके कहने पे की, रिकॉर्ड आ चुका है। मैंने आपकी बात में कोई धोखा नहीं है। हाजिर आपको ना करें, बहुत अच्छे आदमी है आप, अच्छे आदमी, गलत बयानी ना करें। गवर्नमेंट से मामला तय पा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पैनमा लीग से भी कोई, पैनमा के साथ भी कोई डील कर लेना। ये सारे बहाल और ये पेरिस के बहाल और ये सारा जस्टिस कयूम का नाम ना ले, बात तो आ गई, बदलमा दाग है आपके ऊपर। सर असदुर्रहमान साहब, सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं पेरिस के महल, आगे पीछे के महल, मुझे ये बताइए सर। गए थे ये शर्जील मेहमद साहब भी भाग गए थे, अब वापस आए हैं, और ये जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले गए थे, हमें बाहर जाने। मियां साहब भी भाग गए थे, मियां साहब अब आए हैं, मियां साहब भाग गए थे। और ये तो आसिफ साहब को दुआ करें, आसिफ साहब उनको लेकर 90 अरब रुपया जो लाड़काने में लगा है, जरा पहले उसका भी हिसाब दे लें। और जो कराची में जो हालात है, गलत है, 90 अरब झूठ है, ये झूठा बयान है आपका। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, 90 अरब की बात नहीं है, झूठे। वो 27-28 अरब की बात है, काम हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत के दौर में आपको गलत बताया गया है। 90 अरब हुकूमत के दौरान ये सिंध के हालात बेहतर हुए हैं, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुए हैं, ये आपकी मरकज में भी हुकूमत रही और मुल्क के हालात ऐसे थे कि सारी दुनिया सर ये पाकिस्तानी सियासत का असल रंग हमारे सामने आई गया आखिरकार। आप उनको कहेंगे, वो आपको कहेंगे वाडा साहब, आपकी हर हुकूमत के बाद दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। यही अफवाहें फैल जाती है कि पाकिस्तान दीवानी हो जाएगा। नहीं सर, नहीं, खैर होगी, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। हुकूमत के बाद हमको गंद साफ करना पड़ा है। आप अयूब खान के साथ, अयूब के बाद हमने गंद साफ किया। आप जियाउल हक के साथ, अयूब खान के साथ के बाद हमने गंद साफ किया। अयूब साहब के साथ भुट्टो साहब थे, वैसे माफी चाहता हूं, चले, लेकिन कोई बात नहीं। फैसल वाडा साहब, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, यही होगा। वाडा साहब आवाज आ रही है जी? काशिफ साहब, मैं कहिए पाकिस्तान भाई पॉलिटिक्स वापस आ गई हमारी, गुड पॉलिटिक्स। मैं आपको थोड़ी फैंटी लगाऊंगा, आप मुझे थोड़ी फैंटी लगाएंगे, हम दोनों भाई भाई हैं। मियां जरदारी साहब रोल मॉडल हैं, जब सदारत छोड़ी थी उन्होंने, अच्छी अच्छी बातें करेंगे हुकूमत बनने के बाद, इलेक्शन के पहले थोड़ी सख्त बातें होंगी, सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा। काशिफ साहब, आपने बिल्कुल समअप कर दिया है, आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, स्पॉट ऑन है। सलीम बुखारी साहब ने पहले भी ये चीज़ों की प्रेडिक्ट किया है। मैंने पहले ही कहा था ये मुनाफकत है, ये रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं, उसके अंदर फ्लावर बुलेट्स भी डाल दी गई हैं और वाटर गन इस्तेमाल हो रही है। उस वाटर गन के तहत आप फूल बरसा रहे एक दूसरे के ऊपर, और होना हुआना कुछ नहीं। आपने खुद देखा ये जो चौधरी निसार साहब जो कि ईमानदार आदमी है, उनकी भी जो फरमाइश होती है पीपल्स पार्टी की तरफ से, चाहे वो जरदारी साहब करें, चांडियो साहब करें, बिलावल साहब करें या शरीफ मेमन साहब करें, एक्चुअली ये फरमाइश भी नून लीग की तरफ से उनको कही गई है कि चौधरी निसार से हमारी जान छुड़ाएं, क्योंकि एक ही आदमी खड़ा उनके पास ईमानदार खड़ा हुआ है जो मजबूरन काम नहीं कर पा रहा। उसकी फरमाइश पीपल्स पार्टी से करवाई जाती है कि उसको हटाया जाए। वो सबसे बड़ा रोड़ा है नवाज शरीफ साहब के लिए। एक चीज, दूसरी चीज ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपको तो सब पता है भाई, आप माजरत करें काशिफ साहब। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं आप माजरत कर लें और आइंदा करप्शन नहीं करेंगे। रूल और लॉ इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को माफ कर दे, आप अपनी दौलत पाओ, आइंदा ना करना, आप छोड़ दो, पहले पाकिस्तान को लूट लिया, आप ना करना। दोस्ती में बातें हो रही हैं, दोस्ती में एक दूसरे को इख्तियार दिया जा रहा है, दोस्ती में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है।
कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है, कानून को मानने से इनकार किया जाता है। कोई ज्यादा बोले उसका बाइकआउट किया जाता है, कोई ज्यादा बोले उसको नैब का नोटिस आता है, कोई ज्यादा बोले उसको एफआईआर का नोटिस आ जाता है। ये सारी कहानी है। मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। आप हो गए, अरशद शरीफ हो गए, दीगर एंकर्स हो गए, सलीम बुखारी साहब हो गए, मैं हो गया, चार्ली। हम इस चार्ली साहब इसलिए खुल के बात करें, हमारे बाप दादा ने सरकारी नौकरी नहीं की, सरकारी प्लॉट नहीं लिए, सरकारी सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे वाडा साहब। मुझे जो सबसे बड़ी मसला है ना बुखारी साहब, वो ये है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो बातें जिसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक सिर्फ इलेक्शंस में इस्तेमाल होंगी। किसी ने अगर पाकिस्तान के पैसे चोरी किए, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो मियाँ साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे फजल रहमान साहब हैं, कोई भी है, किसी का भी नाम है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं, हम हुकूमत में आते हैं, माफिया मांग लेते हैं, और जी माजरत करता हूँ, मैंने जरदारी साहब से माजरत कर दी, आज फिर वही $60 मिलियन माफी मांगे, चेहरा अपना आईने में देखें। ऐसे ही चलेगा ये मुल्क। एक ब्रेक के बाद बुखारी साहब आप मुझे समझाएं कि क्या होने जा रहा है ये। एक ब्रेक के बाद साथ में वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, मेरा ख्याल है आगे हम जो मर्जी करते रहे, मैं जल्दी से अब अभी अगली पॉलिटिक्स आपकी यही है। देखिए, पनामा लीग का फैसला किसके हक में होने जा रहा है, किसके खिलाफ होने जा रहा है, इसको तो आप एक तरफ रख दे थोड़ी देर के लिए। ठीक। मैं जो मैं देख रहा हूं वो ये कि इलेक्शन दोनों सूरतों में होने हैं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आए तब भी इलेक्शन होना है, ये नवाज शरीफ साहब अपनी टर्म पूरी करें तब भी इलेक्शन होना है, और ये जो कुछ आप इस वक्त मंजरनामा सियासी तौर पे देख रहे हैं सब इलेक्शन की तैयारी है। ये बड़े बड़े ऐलानात आप देखें ना, जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब ने ऐलानात किए हैं इस साल में तो उसके ऊपर अमल दरामद होने वाला नहीं है, लिहाजा ये भी अगले टेन्योर के वादे हैं जो पूरे होंगे अगर इलेक्शन वो जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लग रहा है कि कराची में तहरीक इंसाफ की छुट्टी करने के लिए MQM, PPP और PMLN इत्तेहाद करेंगी, ये आप लिख लें। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा ही होगा KPK में, ऐसा ही होगा बलूचिस्तान में, बाकी सिंध इंटीरियर में और पंजाब में जिसका जितना दार लग सकेगा वो अपना अपना लगाएंगे। मुझे ये डिवीजन लग रही है इस तरह से, और ये सारा कुछ जो है वो फ्रेंडली फायर। यू हैव यूज्ड द बेस्ट टर्म, आई फुल्ली एंडोर्स दिस टर्म, कि ये जो कुछ तमाशा हमारी आंखों के सामने इस वक्त हो रहा है, दिस इज ऑल ए फ्रेंडली फायर। और अगर ये बात ये साबित हो जाती है कि इट्स ए फ्रेंडली फायर, तो ये जो नक्शा मैंने आपके सामने खींचा है कि आने वाले वक्त में ये पॉलिटिकल अलायंसेस मुझे नजर आ रही हैं, ठीक, मैं अपने अल्फाज पे उसी तरह से कायम हूं। बिल्कुल ठीक सर। वो एक जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया था अहमद मीर साहब को, उसमें एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज दिए। मैं सुनाना चाहूंगा वो जो उन्होंने चेयरमैन नैब के लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बुनियादी मसला यह है कि इल्जामात सब पर हैं, लेकिन इन इदारों की औकात क्या है, कितने पानी में ये उदारे, ये इस एक साउंड से आपको पता चल जाएगा। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये जो दूसरे बैठे हैं ना, ये औकात है हमारे इदारों की। चांडियो साहब, जरदारी साहब ने वैसे औकात दिखा दी सारे इदारों को कि तुम्हारी क्या मजाल है, तुम्हारी क्या हैसियत है, मेरे पे केस बनाओगे। हम अपोजिशन में हैं काश भाई, हम अपोजिशन में हैं, हम उनके अताब में रहे हैं, हमने उनके इक़दामात को भुगता है, हमने बेइज्जतियां देखी हैं, हमने उनके केसेस की वजह से अजीबोगरीब जुमले सुने हैं मीडिया पर और लोग हम पर तबसरे करते हैं, तो हम कभी कभार तेजी में आ सकते हैं। लेकिन वजीर आज़म ने ऐसा क्या कहा नैब के चेयरमैन के लिए, वो भी बताए ना, उन्होंने क्या बिल्कुल कहा? वो भी बताए। मतलब ये औकात चले, ये देख लें। मैं बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि सबका बताना चाहिए। काशिफ भाई, हाँ जी, काशिफ भाई, वफाकी देखिए, एक बात सुन, वफाकी वजीरों ने क्या कहा नैब के लिए, मैं भी सुनाता हूं, मैं सब सुनाता हूं, आप औकात में। लेकिन जब से कब ये जो लोग हैं हुकूमत में बैठे, ये तो अपने इदारों की इज्जत बढ़ाए। जब वो समझते हैं तो फिर जब वो करने लगेंगे, जब आदमी जो मालिक हो, जो निगरान हो, जो सुन तो ले, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। इदारों के खिलाफ अगर हम जो वजीरों के बयानात थे नैब के बारे में अगर आप सुन रहे हो तो वो चला दें। अगर हम रेडी है हमारा, नहीं मेरा ख्याल हम तैयार नहीं है उसके लिए। जी
असदुर्रहमान साहब, इससे पहले कि मैं वो सुनाऊं आपको, वो वजीर आजम साहब ने कहा नैब पगड़ियां उछाल रही है, आपके वजीर ने कहा ये इनके नाखून काटने, ये औकात है। सुनाए जी, आगे तैयार है जी। नैब वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं। इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, ये बात ठीक नहीं है। हमने किसी के पर नहीं काटने, लेकिन अगर किसी के नाखून बढ़ गए हों तो उन्हें तराशना जरूरी होता है। अगर बैलेंस करने के लिए नैब जो है वो अपनी तवानाइयां खर्च करेगी तो बड़ी लंबी ट्रेल है असदुर्रहमान साहब, इस मुल्क के इदारों की औकात है। एनआरओ के तहत ये अगर जरदारी साहब को इतना यकीन था कि वो उनके खिलाफ केस झूठे हैं तो फिर एनआरओ करके नहीं आना था, पहले ही आके फेस करना था। सर ये सवाल तो वैसे आपकी हुकूमत से पूछने का है कि 3.5 साल की हुकूमत में किया क्या आप लोगों ने, कौन सा केस चलाया है, किसका फैसला लेकर आए? दुनिया के सामने है, इस मुल्क ने तरक्की की है, यहाँ पर सीपैक हुआ है हर सूबे में। सवाल कुछ और होता है, बेचते कुछ और है हम सारे। नहीं कराची के हालात काशिफ भाई एक मिनट के लिए जी, चांडिया साहब को सुन ले, कुछ कहना चाह रहे हैं चांडिया साहब। काशिफ भाई एक मिनट के लिए सवाल नैब और कार्रवाइयों का जवाब सीपैक के, तो सवाल जवाब चाहना है ना जी। जी जी एक सेकंड जी बुखारी साहब, काशिफ एक सेकंड जी। चांडिया, ये मेरे भाई तीसरी बार एनआरओ कह रहे हैं। ये रात को सजा आई हुई, उम्र कैद सजा आई हुई, रात को दरखास्त लेकर, एप्लीकेशन लिखकर, मुआहिदा करके आजादी चली जाए, वो पहला एनआरओ है, उसका तो तज़किरा करें। तो वजीर बहुत सारे एनआरओ है सर इस मुल्क में, कारपेट से सऊदी अरब, हर एक ने एनआरओ किया भी तो एनआरओ है, एक ही एनआरओ। फैसल साहब बहुत एनआरओ है सर, ये औकात है हमारे मुल्क में। इतना अनफॉर्चुनेट, डिसग्रेसफुल, डिसरिस्पेक्टफुल चीज है कि इक्तदार के लिए सैफुर रहमान साहब ने पैर पकड़े थे, कपड़े भी उनको बदलने पड़ गए थे। नून लीग अपने इक्तदार के लिए किसी सूरत तक जा सकती है। आप ये देखें काशिफ साहब, इतना अनफॉर्चुनेट मामला है इस जगह, इस मुल्क के अंदर इतना अनफॉर्चुनेट है कि आप मेरी बात तो सुन दे। आप लोगों ने हिंदू ने इक़्तिदार के लिए शादियां भी कर दी है, अंदर खाने शादियां भी हो चुकी है। कौन प्रमोट होने वाला है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन है, मुल्क के बाहर कौन है, खाना, फुप्पी, चाची, मामी, बेटे करा दिए। इक़्तिदार के लिए नस्लों की शादियां भी करवा दी है ताकि आप लोग इक़्तिदार में रहे। बुखारी साहब, बुखारी साहब भी आप लोग सियासत के लिए कराते हैं। एजेंट मानना जाली रेफरेंडम में और उससे भीख मांगना कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, सबके मौजूद हैं क्लोजेट में स्केलेटन्स बुखारी साहब। लेकिन एक चीज जो बड़ी अलार्मिंग थी मेरे लिए, मैं उसके ऊपर मजीद कल शायद बात करना चाहूँ। शर्जील मेमन साहब को सोने का हार पहनाया गया, हामिद सईद काज़मी साहब को इस तरह फैन फेयर के साथ रिसीव किया गया है। दिस इज पाकिस्तान, हमारे लिए इशू नहीं है। ये जो बात आप कर रहे हैं इसका एक ही जवाब है कि जो हमारी वैल्यूज थी ना वो अब बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई हैं। पहले ये होता था कि कोई करप्शन करता था तो वो छुप के, आंखें छुपा के गाँव में अपने घर में दाखिल होता था। अब ये ताज पहनाने से लेके और हार पहनाने तक के नए रिवाज हैं। ये हमारी सोसाइटी में पहले ऐसा नहीं था। देखिए, अगर तो किसी के बारे में कोई केस अगर है वो क्लियर हो गया है, अदालत ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो ये सारी सेलिब्रेशन जो हैं सजती भी हैं और ठीक भी हैं। अभी 2 मिसालें हमारे सामने हैं, हामिद सईद काज़मी साहब का है या ये शर्जील मेमन साहब का है। तो अभी अदालतों ने इनके फैसले करने हैं। एक की तो अभी जमानत कन्फर्म होनी है, दूसरा जो है वो अपील के नतीजे में छूटा है, उसके अगेंस्ट फिर अपील होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सारी पार्टियों के सरबराह, हमारे मुल्क के सियासी पार्टियों के सरबराह ये फैसला कर लें, और नहीं सर ये फैसला हमने नहीं करना, नहीं करना है, वो गलत गल कर रहे हो, बट यू आर आस्किंग टू मच ऑफ देम, दे विल नॉट डू इट। शर्जील मेमन मैं फिर कहूंगा हमारा दोस्त भी है, लेकिन ये जिस तरीके से उनको ये सोने के हार पहनाने या हामिद सईद काज़मी साहब को इन पे इल्जामात है, हम किस तरफ चले गए हैं, ये दिस इज जस्ट मेरे लिए तो बड़ा माइंड बॉगलिंग सिचुएशन है सारी। खैर वोट आपने डालना है, आपका भी मुल्क है, जिस तरह मेरा वोट, मेरा भी एक ही है, आपका भी एक ही है, जो दिल करता करें भाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।